गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गंधोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि बीएससी बीएड फर्स्ट सेकेंड ईयर और बीए बीएड सेकेंड ईयर में हमारा एक पेपर चल रहा है एक्शन रिसर्च क्रियात्मक अनुसंधान, उस पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं। टॉपिक है आपका क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, प्रकार, उपागम एवं विधियां। तो उसमें आज हम बात करेंगे मौलिक एवं क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड एक्शन रिसर्च। दूसरा है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं के चयन तथा उनका मूल्यांकन। तो किस तरीके से मौलिक अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान में मुख्य अंतर है उस पर हम चर्चा करते हैं। हाँ, मौलिक तथा क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर के आधार जो क्रियात्मक अनुसंधान में सबसे पहले बताऊंगा और मौलिक अनुसंधान में क्या है। पहला, उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना है, जबकि मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की कार्य प्रणाली में सुधार लाना चाहता है, इसका यह उद्देश्य है। जबकि जो मौलिक अनुसंधान होगा उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो नए तथ्यों एवं सत्यों की खोज करना तथा नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता क्या करता है? क्रियात्मक अनुसंधान में जो अनुसंधानकर्ता करता है वो ये है कि शिक्षक, प्राचार्य, प्रशासक तथा विद्यालय के निरीक्षक समस्या के प्रत्यक्ष संबंध होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता शोधकर्ता को विषय के स्नातकोत्तर की उपाधि लेना आवश्यक होता है। यह आवश्यक नहीं कि उसका समस्या से प्रत्यक्ष संबंध हो। थर्ड जो है वो क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का रूप संकुचित होता है तथा कक्षा शिक्षण विद्यालय तक सीमित होता है। समस्या व्यवहारिक रूप होता है, समस्या का बाह्य मूल्यांकन नहीं होता। जबकि मौलिक अनुसंधान की बात करें हम तो समस्या जो होती है वो समस्या का रूप अधिक व्यापक मौलिक रूप होता है, इसका स्वरूप सैद्धांतिक होता है, समस्या का बाह्य मूल्यांकन आवश्यक होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में परिकल्पना का जो आधार होता है वो परिकल्पना का प्रतिपादन कारणों के विश्लेषण पर आधारित होता है। एक समय में एक परिकल्पना का ही सत्यापन किया जाता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में परिकल्पना जो होती है उसका प्रतिपादन पूर्व शोध के निष्कर्ष पर, सिद्धांतों पर तथा अनुभवों पर आधारित होता है। एक समय में सभी परिकल्पना को सत्यापन होता है। नंबर 5, रूपरेखा। अब रूपरेखा में क्रियात्मक अनुसंधान की जो रूपरेखा होती है वो लचीली होती है, शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। जबकि मौलिक अनुसंधान की बात करते हैं तो उसकी रूपरेखा लचीली नहीं होती, शोधकर्ता को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है मौलिक अनुसंधान में। छठा है न्यायादर्श। अब क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श के चयन की समस्या नहीं होती। शिक्षक जिस कक्षा को पढ़ाता है वही उसका न्यायादर्श होता है, वही उसकी जनसंख्या होती है। मौलिक अनुसंधान में न्यायादर्श की समस्या कठिन है, न्यायादर्श की प्रविधियों को ज्ञान आवश्यक होता है, जनसंख्या में से शुद्ध न्यायादर्श का चयन किया जाता है। 7वां, प्रदत्तों का संकलन। अब प्रदत्तों के संकलन में निरीक्षण विधि तथा शिक्षक निर्मित परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। प्रामाणिक परीक्षा भी प्रयुक्त की जाती है, निरीक्षक प्रविधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब मौलिक अनुसंधान में प्रदत्तों के संकलन में विश्वसनीय, वैध तथा प्रामाणिक परीक्षाओं को प्रयुक्त किया जाता है। अपेक्षित परीक्षण उपलब्ध न होने पर शोधकर्ता उनका निर्माण करता है और उससे प्रामाणिक बनाता है। 8वां है प्रदत्तों का संकलन। सरल सांख्यिकी की ही प्रयोग किया जाता है, किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में, और निरीक्षण के आधार पर भी निर्णय लिया जाता है। प्रदत्तों के संकलन में मौलिक अनुसंधान की बात करें तो उच्च सांख्यिकी प्रविधि को प्रयुक्त किया जाता है, सांख्यिकी परिकल्पनाओं का विशेष महत्व होता है। 9वां, सामान्यीकरण एवं निष्कर्ष। क्रियात्मक अनुसंधान में कार्यविधि की समस्या को समाधान का व्यवहारिक रूप होता है, जबकि मौलिक अनुसंधान में सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों, सिद्धांतों के रूप में होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो मूल्यांकन है वो शिक्षक स्वयं निर्णय लेता है कि समस्या के समाधान में कहां तक सफलता मिली है। शिक्षक को सफलता मिलने पर पुनर्बंधन मिलता है, यानी कि उसको एक फीडबैक मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जबकि मौलिक अनुसंधान की बात करें तो उसका मूल्यांकन जो है वो बाह्य होता है, विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, अच्छे कार्य के लिए उपाधि प्रदान की जाती है। क्रियात्मक अनुसंधान की जो अर्थव्यवस्था है वो शिक्षक स्वयं साधन जुटाता है, प्रसार सेवा विभाग की क्रियात्मक अनुसंधान के लिए सहायता प्रदान करते हैं। मौलिक अनुसंधान में जो अर्थव्यवस्था है
वो अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यवस्था करता है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी और राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से आर्थिक सहायता मिल सकती है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो क्षेत्र है वो अनुसंधानकर्ता का क्षेत्र संकुचित होता है। किसी विद्यालय तथा कक्षा शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र स्थानीय होता है और मौलिक अनुसंधान की बात करें तो मौलिक अनुसंधान क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। सभी विद्यालयों तथा अधिकांश कक्षा शिक्षण की समस्या होती है, क्षेत्र विस्तृत होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो महत्व है वो शिक्षण को कार्यकुशलता का अवसर मिलता है, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार तथा विकास करता है। मौलिक अनुसंधान की बात करें तो इसका महत्व शिक्षा समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विकास का विज्ञान का विकास किया जाता है। शोधकर्ताओं में शिक्षा की समस्याओं के प्रति सूझ का विकास होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रशिक्षण है वो शोधकर्ता को किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, न ही विशेष शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता होती है, केवल सोपानों का बोध होना चाहिए। जबकि मौलिक अनुसंधान में एक विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तभी वह समुचित शोध विधि, प्रविधि और परीक्षणों का प्रयोग कर सकता है, प्रदत्तों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाल सकता है। तो ये हमारे कुछ क्रियात्मक अनुसंधान और मौलिक अनुसंधान में अंतर था। आगे हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन तथा उनका मूल्यांकन। इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो प्रस्तावना क्या होती है? शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के लिए पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है, विशेष तौर से विद्यालयों की कार्य प्रणाली में सुधार एवं प्रगति लाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान परमावश्यक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक अनुसंधान कार्य का प्रारंभ किसी समस्या विशेष से होता है। कोई भी जब समस्या होगी तो उस पे समस्या क्या है, मैंने बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान में कोई परिस्थितिगत कोई समस्या होती है तो समस्या का निदान के लिए वहां पर किया जाने वाला जो अध्ययन है वो क्रियात्मक अनुसंधान है। तो यहाँ पर जो अनुसंधान की समस्याओं को चयन तथा उसका मूल्यांकन किस तरीके से कर सकते हैं? तो सबसे पहले प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में समस्या को पहचानना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक अनुसंधान कार्य का प्रारंभ किसी समस्या विशेष से होता है। जब तक अनुसंधानकर्ता समस्या का प्रत्यक्षीकरण भली प्रकार नहीं करता, अनुसंधानकर्ता की भूमिका प्रस्तुत नहीं की जा सकती। हमारे विद्यालयों में क्रियात्मक अनुसंधान की दृष्टि से अनेक समस्या अध्ययन का विषय बन सकती है और उनके समाधान द्वारा विद्यालय का कार्य प्रगति में सुधार एवं विकास हेतु मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय में उर्वर प्रांगण में क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा अनेक सुधार योजनाओं का शीघ्र संभव है, जिनके बीज शीघ्र अंकुरित हो सकेंगे, निकट भविष्य में एक सुंदर विकास वृक्ष का रूप धारण कर लेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन विद्यालय तथा उसके कार्यकर्ताओं की कार्य प्रणाली को सुधार एवं संवर्धित करने की दृष्टि से करना चाहिए। यदि अध्यापक अथवा प्रधानाचार्य अपने विद्यालय की समस्याओं को जानना समझना प्रारंभ करे तो उन्हें प्रत्येक पग पर समस्याओं के दर्शन होंगे। संपूर्ण विद्यालय की परिस्थितियां समस्याओं के लिए एक अद्भुत कोश प्रतीत होगी। समस्याओं को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि अपनानी पड़ती है। इस दृष्टि से को हम वैज्ञानिक अथवा वस्तुनिष्ठ दृष्टि की संज्ञा दे सकते हैं। जब तक हम तटस्थ भाव से अपनी परिस्थितियों का मूल्यांकन करना नहीं सीखते, तब तक हमें परिस्थितियों के बाधक तत्वों का पता नहीं लग पाता। इसके अतिरिक्त हमें परिस्थितियों के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए, तभी हम समस्याओं का पहचान कर सकेंगे। समस्याओं को पहचानने में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत काम करता है। एक ही परिस्थिति में कुछ व्यक्तियों की समस्या दिखाई पड़ती है तो कुछ को नहीं। जिसे हम समस्या के रूप में देखते हैं उसे दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाता। सभी अध्यापक विद्यालयों के पुस्तकालय में नित्य जाते हैं, किंतु उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो पुस्तकालय का उचित उपयोग न होने से व्यग्रता का अनुभव करते हैं। कहने का आशय यह है कि समस्या के प्रति संवेदनशीलता किसी में कम होती तो किसी में अधिक। वस्तुतः क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चयन अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, निरीक्षकों की व्यक्तिगत संवेदनशीलता पर निर्भर होती है। दूसरा हम बात करते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो समस्याएं और समस्याओं का स्रोत क्या है। तो समस्या का जो स्रोत है वो है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या विद्यालय में कार्य में पद्धति से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। प्रत्येक समस्या का उद्गम विद्यालय की कार्य प्रणाली में ढूंढा जा सकता है। अब विद्यालय की कार्य प्रणाली क्या होती है? नंबर 1 शिक्षण, नंबर 2 परीक्षण, नंबर 3
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन। नंबर 4, विद्यालय का संगठन और प्रबंधन। ये क्रियात्मक अनुसंधान के स्रोत हैं। ये 4 जो है, तो एक तो शिक्षण, परीक्षण, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन, पाठ पढ़ाने के साथ साथ शिक्षण के दौरान जो शैक्षिक गतिविधियां हैं वो, और विद्यालय संगठन का प्रबंधन। ये जो 4 मेजर चीजें हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान के समस्याओं के स्रोत हैं। अब विद्यालय की समस्याओं का मूल स्रोत जो है विद्यालय की कार्यप्रणाली को ही मानना समीचीन है, किंतु स्पष्टता के लिए इस मूल स्रोत को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इन्हें 4 रूपों में विवेचित किया जाता है: शिक्षण से संबंधित समस्या, परीक्षण से संबंधित समस्या, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित समस्या, और चौथा, विद्यालय संगठन प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित समस्या। तो नंबर 1, शिक्षण संबंधित क्या समस्या हो सकती है? विद्यार्थी को या शिक्षार्थी को शिक्षण संबंधी क्या समस्या हो सकती है, बात करते हैं। शिक्षण क्रिया का अंतिम लक्ष्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है, यानी कि जो भी पढ़ाया जा रहा है तो बालक का व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर प्रशिक्षित कर रहा हूँ कि समस्या और समाधान किस तरीके से निकलता है, तो वो मूल रूप से ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये है मूल उद्देश्य। तो शिक्षण का क्रिया का जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है? मेरा अंतिम लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप व्यूज मेरे वीडियो को देखें और लाइक करें और समझे कि क्या है क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या का समाधान। तो अंतिम लक्ष्य जो है वो मेरा यह है कि बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना। यह व्यवहार परिवर्तन बालक के आंतरिक तथा बाह्य दोनों पक्षों में होते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों द्वारा इस प्रकार से कि व्यवहार परिवर्तन लाए जाते हैं। शिक्षक अपनी शिक्षण विधियां, सहायक सामग्री तथा अंत उपयोगी सामग्री साधनों का प्रयोग इसलिए करता है ताकि बालक के व्यवहारों में अभिष्ट परिवर्तन आ सके। इस प्रकार शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित अनेक समस्याएं जुड़ी होती हैं। यह समस्या शिक्षक तथा शिक्षार्थी दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं को मुख्यतः निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, पाठ्य वस्तु को समझने की समस्या। अगर पाठ्य वस्तु समझ में नहीं आएगी तो बच्चे की समस्या। उपरोक्त शिक्षण विधि की समस्या। उपयुक्त जो शिक्षण विधि नहीं होगी तो वो बच्चा वैसे भी कंफ्यूज होगा। तीसरा, शिक्षण शिक्षार्थी संबंध विषयक समस्या। कक्षा में शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करने की समस्या। छात्रों में परस्पर सामाजिक संप्रेषणता की समस्या। गृह कार्य तथा लिखित कार्य की समस्या। स्वस्वर व मौन वाचन की समस्या। वर्तनी की समस्या। प्रभावोत्पत्ति की समस्या। प्रभावशाली अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक की समस्या। अशुद्ध उच्चारण की समस्या। अध्ययन विषय में छात्रों की रुचि न लेने व कक्षा में विलंब से आने की समस्या। अनुभवी शिक्षक जो होते हैं वो अपनी समस्याओं का वर्गीकरण पूर्ण वर्णित किसी न किसी श्रेणी में अवश्य प्राप्त कर लेगा। इन समस्याओं को अच्छी प्रकार से परिभाषित एवं सीमांकित करने के बाद ही अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। नंबर 2, परीक्षण से संबंधित समस्या। ये तो शिक्षण से संबंधित समस्या। और अब परीक्षण से संबंधित क्या समस्या हो सकती है? शिक्षण तथा परीक्षण दोनों विद्यालयों की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। छात्रों को उपलब्धि का मापन नितांत आवश्यक है। इसके द्वारा छात्रों की प्रगति को अनुमान लगाया जाता है। विद्यालयों में परीक्षण से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक तथा प्रधानाचार्य शिक्षा के उद्देश्यों को न भूले। परीक्षण एक महत्वपूर्ण क्रिया है के रूप में समझे। आजकल शिक्षा में मूल्यांकन एक विशेष बल दिया जा रहा है। मूल्यांकन के अंतर्गत विद्यार्थी को ही केंद्र मानकर परीक्षा आयोजित की जाती है। अध्यापक को अपने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक मूल्यांकन की विधियों में पर्याप्त सुधार लाना चाहिए। अब परीक्षण संबंधित समस्याओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला है परीक्षण विधि की विश्वसनीयता और वैधता की समस्या। दूसरा, परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले परखों के निर्माण की समस्या। तीसरा, विविध परखों में के प्रयोग की समस्या। चौथा, परीक्षाओं द्वारा छात्रों की उपलब्धि को बढ़ाने की समस्या। पांचवा, परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में छात्रों को अधिक विकल्प देने की समस्या। छठा, निदानात्मक परखों का निर्माण एवं उनका प्रयोग कब तथा किस उद्देश्य किया जाए उससे संबंधित समस्या। सातवां, परीक्षण व शिक्षण समन्वय लाने की समस्या। अब परीक्षण से संबंधित इन समस्याओं पर क्रियात्मक अनुसंधान की योजना अध्यापक एवं प्रधानाचार्य दोनों के सहयोग होने पर ही कार्यान्वित हो सकती है। इनमें से कुछ समस्याओं का अध्ययन स्वयं करेगा, किंतु प्रधानाचार्य की सम्मति अथवा सहयोग के बिना यह कदापि संभव नहीं हो सकता। अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व इन समस्याओं के स्वरूप को विश्लेषित करना होगा। अब तीसरा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के आयोजन से संबंधित समस्या। प्रत्येक विद्यालय में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इन क्रियाओं द्वारा बालकों को सामाजिक एवं चारित्रिक विकास करना परम उद्देश्य है। बालकों में प्रजातांत्रिक गुणों तथा परस्पर सहयोग, सहिष्णुता एवं मैत्री भाव से किसी कार्य को करना, नेतृत्व ग्रहण की क्षमता आदि का संचार किया जाता है
तथा उन्हें भावनात्मक एकता की ओर आकर्षित किया जाता है। समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिस प्रकार सामाजिक सदस्य चाहिए उन्हें तैयार करने की जिम्मेदारी विद्यालय तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं पर होती है। इसी दृष्टि से विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन क्रियाओं के आयोजन में पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय में शैक्षिक वातावरण का निर्माण पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के सम्यक संचालन पर विशेष रूप से निर्भर करता है। विद्यालय समाज की क्रियाओं में का लघु रूप में प्रतिनिधित्व करता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया समाज में जुड़े बड़े पैमाने पर संपादित होने वाली क्रियाओं का उत्तरदायित्व ग्रहण करने में छात्रों के समक्ष बनाती है तथा उनके द्वारा विद्यालय में एक सामूहिक रूप से जीवन यापन के संस्कार विकसित होते हैं। अब बात करते हैं क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन अधिक प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। इन क्रियाओं से विद्यालय की गतिविधियों में सामाजिक चेतना का प्राण फूंका जा सकता है। उन्हें विद्यालय तथा उसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए सर्वथा लाभदायक बनाया जा सकता है। इन क्रियाओं को व्यवस्था करते हुए समय अध्यापक तथा प्रधानाचार्य कतिपय समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ये समस्याएं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं को सार्थक बनाने में बाधक होती है। इस प्रकार की समस्याओं को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में छात्रों द्वारा स्वयं रुचि न लेना। इन क्रियाओं के संगठन में उद्देश्य विहीनता की समस्या। विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं यथा वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतरिक्षी प्रहसन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि का विद्यालय की परंपरा तथा औपचारिक कार्यक्रम या रस्म अदायगी के रूप में आयोजन। चौथा, अध्यापकों द्वारा इन क्रियाओं में यथेष्ट रुचि व उत्साह का प्रदर्शन न किए जाने की समस्या। पांचवा, विविध पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विधिवत आयोजन न होना। छठा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का विद्यालय का आडंबर मात्र समझने की समस्या। सातवां, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के संगठन हेतु अपेक्षित साधनों का अभाव। आठवां, पाठ्यक्रम में निर्धारित संज्ञानात्मक संज्ञानेतर क्रियाओं में परस्पर समन्वय लाने की समस्या। इन समस्याओं को क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से हल करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्यापक एवं प्रधानाचार्य दोनों को प्रयत्नशील हो। विशेष परिस्थिति में को दृष्टिगत रखते हुए समस्या का परिभाषीकरण एवं सीमांकन कर लेना सर्वथा उपयुक्त होगा। अब चौथा है विद्यालय के संगठन एवं प्रबंधन की गुणवत्ता से संबंधित समस्या। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में विद्यालयों को एक गंभीर उत्तरदायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। विद्यालय का प्रबंधन इस दृष्टि से किया जाना चाहिए कि अध्यापक वर्ग तथा छात्रों में अपने राष्ट्र की जरूरतों को, अपेक्षाओं एवं मूल्यों के प्रति चेतना उत्पन्न हो। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय के संगठन एवं प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाए। क्रियात्मक अनुसंधान इस प्रकार की समस्याओं के लिए सर्वोत्तम युक्ति है। इस क्षेत्र में अधोलिखित समस्याओं का उल्लेख किया जा सकता है। विद्यालय में विविध क्रियाओं जैसे शिक्षण, पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं, परीक्षण आदि में समन्वय लाने की समस्या। विद्यालय में शैक्षिक वातावरण निर्मित करने की समस्या। तीसरा, अध्यापकों में परस्पर सहयोग एवं संगठन के साथ कार्य करने के प्रति प्रेरणा प्रदान करना। चौथा, विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक संघ तथा छात्र संघ के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण। पांचवा, विद्यालय में अनुशासन की समस्या। छठा, विद्यालय में के पुस्तकालय तथा वाचनालय में पर्याप्त सुविधा प्रदान करने की समस्या। सातवां, कक्षा गृहों को स्वच्छ एवं आकर्षण बनाए रखने की समस्या। आठवां, विविध विषयों यथा विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि के कक्षा गृहों में पर्याप्त साज सामान की प्रबंध करना। नौवां, अध्यापकों तथा छात्रों के अंतर मानवीय संबंधों की समस्या। 10वां, विद्यालय में भावनात्मक एकता की समस्या। 11वां, विद्यालय के स्तर को ऊंचा उठाने की समस्या। 12वां, विद्यालय के संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंध के तरीकों रणनीतियों को अपनाने की समस्या। तो विद्यालय के संगठन एवं प्रबंध के संबंधित समस्याओं के समाधान की शिक्षक दृष्टि से बड़ा ही मूल्यवान होता है। विद्यालयों के समुचित वातावरण का सृजन आज के और एक विशेष आवश्यकता है। क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा इस प्रकार का वातावरण सहज ही निर्मित किया जा सकता है। अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को चाहिए कि विद्यालय के संगठन तथा प्रबंधन से संबंधित समस्याओं को चुनाव परस्पर विचार विमर्श के आधार पर करें। यानी कि ये जो मैंने बताया आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्रस्तावना, और प्रस्तावना की समस्याओं की पहचान को हमने 4 भागों में बांटा। शिक्षण हो सकती है, परीक्षण समस्या हो सकती है। तो ये जो 4 प्रकार है वो विद्यार्थी के हित में ही होती है। यहाँ का शिक्षण का जो प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है कि प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षित किया जाए और वो अपने प्रशिक्षण के दौरान जो भी गतिविधियां सीखता है तो वो एक शिक्षक बनने के बाद पूरी तरीके से उसको लागू करे। विद्यालय जीवन में विद्यार्थी जो सीखता है वो अपने जीवन में लागू करता है। तो आप शिक्षकों की जो ट्रेनिंग हो रही है, तो शिक्षक जो ट्रेनिंग लेता है ऑब्वियसली वो शिक्षक बनने के बाद वही शिक्षण देता है। इस तरीके से आपको ये सिखाया जा रहा है। तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो आपके शिक्षण में किस तरीके से आप समस्या की पहचान करेंगे, मौलिक अनुसंधान पर विशेष बल दिया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान का विशेष बल दिया जाता है, और इन सब को एक समग्र रूप से जो
बायोमेट्रिक जो प्रस्तावना तैयार होती है उस प्रस्तावना के आधार पर एक नए शिक्षण नवाचार को एक बल मिलता है। तो विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गुंदरा का यूट्यूब चैनल देखा। हमारा जो टॉपिक था क्रियात्मक अनुसंधान के आधार, प्रकार, उपागम एवं विधियां, मौलिक व क्रियात्मक अनुसंधान का में अंतर पड़ा, क्रियात्मक अनुसंधान की समस्याओं का चयन तथा उनका मूल्यांकन, उसमें प्रस्तावना और किस तरीके से ये हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी है उसको आपने अच्छे से समझने का प्रयास किया। आपने एलबीएस गुंदरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, शेयर किया, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से मैं प्रकाश रावल एलबीएस परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका दिन शुभ रहे।